हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाले स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम लोग पेपर 1 के पहले टॉपिक की। तो देखिए, बताया जा रहा है कि कर्नाटका के अंदर उडुपी में भगवान बुद्ध की एक लघु प्रतिमा मिली है। मिनिएचर स्कल्पचर भगवान बुद्ध का मिला है उडुपी कर्नाटका में। और गाइज आपको बता दें कि आर्ट्स एंड कल्चर्स के जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो सोचते हैं कि आर्ट एंड कल्चर की तैयारी कहाँ से करें। तो मैं आपको बता दूं, आर्ट एंड कल्चर के जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स के ही पूछे जाते हैं। तो जब भी ऐसा कोई टॉपिक आता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड तो बहुत ध्यान से उस टॉपिक को आपको देखना है। तो देखो, बुद्धा की मूर्ति जो है वो पाई गई, हमें देखने को मिला, एक कुएं से पाई गई, राइट। ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में पाई गई। तो सिंपल सी चीज, ये 2-3 पॉइंट्स याद रखो। इसके अलावा 9 सेंटीमीटर ऊंची ये मूर्ति है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई में है और मोटी जो है वो 2 सेंटीमीटर की हमें देखने को मिल रही है। भगवान बुद्ध जो है कमल के फूल पर विराजमान हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। कमल का आसन है, उस पर विराजमान है और ये धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये वाला चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, किस मुद्रा में है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में हम लोग को देखने को मिल रहा है। इनके 6 शिष्य हैं, यहीं पर ही बैठे हुए हैं इनकी सीट के नीचे, राइट। शिष्य, डिसाइपल्स, और दोनों तरफ जो है ये बैठे हुए हैं धर्म चक्र के। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। और भगवान जो है उन्होंने कपड़े पहने हैं, ईयरिंग्स पहनी है। एक छोटा सा उष्णिशा हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि उनके सर के ऊपर है। अब ये उष्णिशा क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, उष्णिशा जो होता है वो 3 डायमेंशनल ओवल हम लोग को देखने को मिलता है, भगवान बुद्ध के सर के ऊपर होता है। जैसे कि आप गौर से देखेंगे तो भगवान बुद्ध के सर के ऊपर जो है वो ओवल टाइप का नजर आएगा, 3D ओवल, राइट। तो ये उष्णिशा ऐसे कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि उष्णिशा अभी न्यूज में था, क्या है ये, या उष्णिशा का क्या मतलब है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनका जो सर जो है उसके पीछे जो मतलब मूर्ति जो बनाई गई है तो इस प्रकार से राउंडेड फॉर्म में जो है वो बनाई गई है। राउंड लोब हम लोग को दिख रहा है, काफी ब्यूटीफुली कार्व किया हुआ है, राइट। और दोनों कॉर्नर्स के टॉप पर 2 यक्षास हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन आता है यक्ष क्या है या यक्षास क्या है। तो देखिए, यक्षों एक प्रकार के पौराणिक चरित्र होते हैं। यक्षों को राक्षसों के निकट माना जाता है, यद्यपि वे मनुष्यों के विरोधी नहीं होते हैं जैसे राक्षस होते हैं। माना जाता है कि प्रारंभ में 2 प्रकार के राक्षस होते थे, एक जो रक्षा करते थे और वे यक्ष कहलाते थे, और दूसरे यज्ञों में बाधा उपस्थित करने वाले राक्षस
कहलाते थे। तो यक्ष जो है बेसिकली प्रोटेक्टर एक प्रकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं, मतलब कि उनका काम जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, रक्षा प्रोवाइड कराने का होता है। और बुद्धिज्म के अंदर और बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर जो वर्णन किया हुआ है यक्षास का, वो इसी चीज को लेकर किया हुआ है कि जो प्रोटेक्ट करते हैं राइटियस को। राइटियस मतलब कि मॉरली जो चीज सही मानी जाती है, नैतिक रूप से जो चीज उचित होती है, तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यक्ष प्रोटेक्टर हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, यक्ष क्या होते हैं और उष्णिशा क्या होता है, तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। और ये बताया जाता है कि पीछे की तरफ हम लोग को 2 हॉर्स देखने को मिल रहे हैं जिनके पंख लगे हुए हैं, 2 पंखों वाले घोड़े हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनका मतलब उनकी कार्विंग हम लोग को नजर आ रही है, राइट। और ये जो स्कल्पचर जो बनाया गया है वो गुप्ता स्टाइल में बनाया गया है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और ट्रेडिशनली एंशियंट जो तुलुनाडु का जो एरिया था वो रूल किया जाता था बनावासी के कदम्बास के द्वारा, और गुप्ताज और कदम्बास जो है बनावासी के, उनके बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशन हम लोग को देखने को मिलता था, मतलब कि वैवाहिक संबंध उन दोनों के बीच में था। और इसलिए जो ये डिस्कवरी हुई है बुद्धा के स्कल्पचर की, तो ये कोई अनकॉमन थिंग हम लोग को नहीं देखने को मिल रही, कोई असामान्य बात नहीं है। तो ये वाली चीज बताई जा रही है क्योंकि इनके रिलेशन पहले भी आपस में थे, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है। अब ध्यान दीजिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण या फिर सुपर मून जिसे हम लोग कहते हैं, टोटल लूनार एक्लिप्स या सुपर मून जिसे कहा जाता है, तो उसकी यहां पर चर्चा हो रही है। 26 मई को पूर्ण चंद्र ग्रहण, टोटल लूनार एक्लिप्स या फिर सुपर मून जिसे हम लोग कहते हैं, वो देखने को मिला था 26 मई को। 26 मई को ऑब्जर्व किया गया था, 2 सेलेस्टियल इवेंट हुए थे, सुपर मून और टोटल लूनार एक्लिप्स, राइट। और सिग्निफिकेंटली एक सुपर मून और टोटल लूनार एक्लिप्स जो है वो कभी भी लगभग 6 सालों में एक साथ नहीं देखे गए हैं, 6 वर्षों के पश्चात एक साथ हो रही है ये घटनाएं, तो इसलिए ये चीज भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन अगर आ जाए कि सुपर मून क्या है, तो आप क्या आंसर करेंगे? जिस समय चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होता है, मतलब कि सुपर मून तब होता है जब मून का जो ऑर्बिट होता है धरती के काफी नजदीक हमें देखने को मिलता है, और सेम टाइम पर मून जो होता है वो फुल मून हम लोग को नजर आता है, राइट, यानी कि अपने पूर्ण आकार में होता है मून उसी सेम टाइम पर, तो इस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट, जो धरती का जो हम लोग को मून का जो ऑर्बिट देखने को मिलता है, मून जो चक्कर लगाता है धरती के, तो धरती के नजदीक जब होगा मून तब वो वाली सिचुएशन होगी, और दूसरी दोनों चीज एक साथ जो होगी वो दूसरी चीज ये होगी कि मून जो है वो फुल मून हमें देखने को मिलेगा। तो ये जब ये दोनों चीज एक साथ होती है तब सुपर मून जो है वो होता है, सुपर मून हमें देखने को मिलता है। अब धरती के नजदीक होने के कारण मून बहुत बड़ा दिखाई देता है अपने लार्जर साइज से, राइट, यानी कि जैसे कि हम दूर से देखते हैं मून को तो थोड़ा छोटा दिखाई देता है, बट धरती के नजदीक होगा तो बड़ा दिखाई देगा ना, तो वो उसका साइज जो होता है अपने नॉर्मल साइज के मुकाबले वो ज्यादा लार्ज अपीयर होता है, और एक तो फुल मून भी होता है तो बहुत अच्छा भी दिखता है। और टिपिकल ईयर पे हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि 2 से 4 फुल सुपर मून जो है वो अपीयर हो सकते हैं, या 2 और 4 नए सुपर मून जो है वो इन अ रो भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है, तो उसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है गाइस कि मून जो है, चांद जो है वो धरती के चक्कर लगाता है, राइट। तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है जब उनके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, राइट, धरती और मून के बीच में जब बहुत कम डिस्टेंस होता है तब हम उस चीज को क्या बोलते हैं? पेरिगी। उस चीज को क्या बोला जाता है? पेरिजी, राइट। उपभू उसको कहते हैं हम लोग, पेरिजी या उपभू। और जब एवरेज डिस्टेंस हम लोग को 3,60,000 किलोमीटर का धरती से देखने को मिलता है, राइट, तब पेरिजी होती है। और एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब सबसे दूर जो है, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर, यानी कि अपने ऑर्बिट पर मैक्सिमम डिस्टेंस पर जब मून रहता है, राइट, तब उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एपोजी। क्या बोलते हैं? एपोजी। रिपीट करो, एपोजी बोलते हैं, या फिर अपभू। तो उपभू, अपभू, पेरिजी और एपोजी। तो एपोजी मतलब कि सबसे दूर वाले डिस्टेंस पे, यानी कि 4,05,000 किलोमीटर दूरी पर जब होता है मून, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एपोजी। और जब नजदीक होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिजी या उपभू। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, पेरिजी, अपोजी, क्योंकि ये वाली चीज जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। समझ में आया जी? अब देखो, 26 मई को होने वाली जो घटनाएं जो हम लोग को देखने को मिली थी, उस दौरान चंद्रमा का रंग लाल दिखने का क्या कारण हमें बताया गया?
तो बताया गया कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होने के कारण चंद्रमा भी लाल रंग का दिखाई दिया। टोटल लूनार एक्लिप्स होने के कारण मून जो है रेड कलर का अपीयर हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस दौरान पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। क्योंकि देखो, जब लूनार एक्लिप्स कब ऑब्जर्व करते हैं, जब धरती जो होती है, ये सूर्य है, ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। धरती जब अर्थ जो है वो बीच में आ जाती है सन और मून के, तब उस समय हमें देखने को मिलता है कि चंद्र ग्रहण लग जाता है और चंद्रमा पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के कुछ भाग को अवरुद्ध कर देती है। धरती जो होती है ब्लॉक कर लेती है कुछ लाइट सूर्य की, जो कि मून तक पहुंचती है। और जब यह सौर्य प्रकाश पृथ्वी के वातावरण से छन कर गुजरता है, मतलब कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से ये लाइट जब फिल्टर होकर गुजरती है, तो पृथ्वी की छाया, जो प्लैनेट की हमारी जो शेडो है, उसके जो किनारे हैं, उसके एजेस जो हैं, उसे हल्का कर देती है, सॉफ्टन कर देती है। और इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि चंद्रमा का रंग जो होता है वो गहरा गुलाबी प्रतीत होता है। समझ में नहीं आया? फिर से समझाता हूं। ये वाले जो डायग्राम जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको चीज क्या समझ में आ रही है? राइट, तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, जब प्रिज्म से, यानी कि एक प्रिज्म जो होता है उससे जब व्हाइट लाइट पास करते हैं, तब हमें देखने को मिलता है कि कलरफुल लाइट जो है वो स्कैटर होती है। और आपको ये वाली बात भी पता है कि जो रेड लाइट जो हम लोग को देखने को मिलती है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस उसका ट्रैवल करती है, विजिबल रेंज उसकी काफी ज्यादा होती है। राइट, और वो स्कैटर भी नहीं होती इतनी आसानी से। इसलिए तो हम लोग जो सिग्नल होता है, ट्रैफिक सिग्नल होता है, उसमें रेड लाइट क्यों देखते हैं? क्योंकि वो स्ट्रेट लंबी दूरी तक जो है वो तय करती है बिना किसी रिफ्रैक्शन के। उसमें रिफ्रैक्शन भी जो होता है वो काफी कम होता है, बट जो रिमेनिंग जो लाइट होती है उनका जो रिफ्रैक्शन जो होता है वो काफी फास्ट हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो होता क्या है, इस फोटो के थ्रू आप बात को समझना, होता क्या है, हम क्या चीज देखते हैं, एक मिनट, हाँ, कि ये सूर्य है, सूर्य से सनलाइट आ रही है। और मैंने आपको बताया था कि जब धरती जो है वो धरती बीच में आ जाती है सन और मून के, तब हमें देखने को मिलता है कि लूनार एक्लिप्स होता है। अब लूनार एक्लिप्स के समय पर यहां से जो सूर्य की लाइट आ रही है, अब धरती के एटमॉस्फेयर पे आने के बाद लाइट स्कैटर हो जाती है और रिफ्रैक्शन जो होता है वो किसका सबसे ज्यादा होगा? ब्लू लाइट का। राइट, और कम किसका होगा? रेड लाइट का होगा। तो आखिरी में आकर कौन सी लाइट बचेगी? रेड लाइट की तो बचेगी ना। तो ये वाला फिनोमेना जो लगता है, उसी के कारण हम देखते हैं कि मून जो है वो रेड अपीयर होता है। ये फिनोमेना कुछ भी नहीं है, बचपन से बेसिक साइंस की एनसीईआरटी, मेरे ख्याल से 6th या 7th क्लास की एनसीईआरटी में ये फिनोमेना के बारे में बात मेंशन है, बट आपको उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो अप्लाई करना है। और यही तो सिविल सर्विसेज की तैयारी है। राइट, आसान तरीके से समझ में आया पूरी कहानी? राइट, तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी रखनी है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब बात करेंगे पेपर 2 के टॉपिक्स की। पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस, यूपीएससी 2021 में जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं प्रीलिम्स में, और जो भी स्टूडेंट जो है वो स्टेट सिविल सर्विसेज 2021 के प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, तो जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज मैंने शुरू करी है। जनवरी और फरवरी कंप्लीट हो गया, मार्च का शुरू हो गया है। कल किसी टेक्निकल इशू के कारण जो है वो लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया, तो आज जो है वो लेक्चर टाइम पर अपलोड होगा 8:30 बजे। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, टीचमेंट की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है ये, इसको डाउनलोड करके इस क्लासरूम आईडी पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मतलब ये क्लासरूम आईडी डालिएगा तो आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। और फ्री क्लास है ये, जहां पर आपका मैं रिवीजन जो है वो करवा रहा हूँ। राइट, और काफी अच्छे से सिविल सर्विसेज के लिए रिवीजन करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि काफी जगह आप देखेंगे कि 1-1 घंटे में जो है वो पूरे महीने की क्लास जो है वो, या फिर कई बार तो आप देखते हैं कि 3 या 4 घंटे में पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 की सिविल सर्विसेज के लिए पूरी करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा देते हैं लोग बाग। बट नहीं, यहां पर मैं आपकी जो तैयारी कराता हूं ये स्पेसिफिक तैयारी कराता हूं और पूरे एरियाज को कवर करता हूं, जिससे कि आपके सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो। और मैं तो ये भी नहीं बोलता सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए, मैं तो कंफर्म बोलता हूं, कंफर्म होगा सिलेक्शन। राइट, बट आपको उस तरीके से जो है वो तैयारी रखनी होगी। चलो, ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई समस्या है तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, WHO की बायो हब इनिशिएटिव की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। बायो हब ये एक ग्लोबल फैसिलिटी हमें देखने को मिल रही है पैथोजन स्टोरेज की, शेयरिंग की और एनालिसिस की। राइट, जो रोगाणु जो हैं उनके भंडार, साझा और विश्लेषण करने के लिए एक वैश्विक सुविधा होने वाली है ये बायो हब। पॉइंट टू बी नोटेड। इसका महत्व क्या होगा? तो जो शेयरिंग है पैथोजन्स की, ये करेंटली कंट्रीज के बीच में बायलैटरली हम लोग को देखने को मिलती है, बायलैटरली होती है। और WHO जो होगा वो इसकी
प्रोसेस को एक्सपीडिट करेगा। मतलब कि आज की डेट में देशों के बीच में रोगाणु का बंटवारा जो होता है वो बाइलेटरल होता है, दो कंट्रीज के बीच में हमें देखने को मिलता है। और WHO जो है वो बायो हब इस प्रक्रिया में तेजी लाएगा, मतलब कि पैथोजन की शेयरिंग में जो है वो तेज फास्ट कर देगा पैथोजन की शेयरिंग को। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और स्विट्जरलैंड ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस फैसिलिटी को लॉन्च करने के लिए। तो देखिए पोटेंशियल क्या है इस इनिशिएटिव के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मूव हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज की डेट में नोवल कोरोना वायरस डिजीज जो पेंडेमिक हम लोग को महामारी हम लोग को देखने को मिल रही है, तो आज की डेट में काफी ज्यादा आवश्यकता है पैथोजेंस को शेयर करने की, राइट, और उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन को शेयर करने की, रिस्क को एक्सेस करने की, रिस्क का आकलन करने की, राइट, और काउंटर मेजर्स को लॉन्च करने की, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है वो कार्रवाई करके डिजीज को फैलने से रोका जाए, कंट्रोल किया जाए, राइट। तो ये इसके फायदे हम लोग को बायो हब के देखने को मिलेंगे। तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस एक काफी इंटरेस्टिंग सा मामला आया है, हमें देखने को मिला है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है इन्होंने जांच शुरू कर दी है। बेसिकली स्पाइस जेट फ्लाइट जो है उसके मतलब उस फ्लाइट के अंदर 161 यात्री बैठे थे, फ्लाइट हवा में थी, ऑन बोर्ड थी, और फ्लाइट पे बैठे पैसेंजर ने जो है वो वेडिंग सेरेमनी कर डाली, मतलब कि शादी करा दी दूल्हा दुल्हन की हवा पे ही, राइट। तो इसमें कोविड-19 का उल्लंघन किया, रूल्स रेगुलेशंस का। 161 यात्री इसमें मौजूद थे और शादी करवा दी इन्होंने, यानी कि शादी समारोह जो है उसमें भाग लिया मिड एयर। तो ये एक मामला सामने आया है। और जो ये वेडिंग रिचुअल्स था ये ऑर्गेनाइज किया था फ्लाइट के ऊपर ही, और उन्होंने कोविड मानदंडों का उल्लंघन किया, यानी कि ये मतलब शादी की रस्म जो है वो उड़ते हुए जहाज पर पूरी की। और देखो दिमाग देखो इन लोग का, इन लोगों ने मदुराई के अंदर हम लोग को मीनाक्षी अम्मा मंदिर देखने को मिलता है। तो जब तक पूरी रस्म चल रही थी, जो फ्लाइट थी ना वो मीनाक्षी अम्मा मंदिर के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो क्या क्या लोग हैं यार, मतलब किस टाइप की वो करते हैं लोग, मतलब कि देखो आप। और अमीर घराना ही है डेफिनेटली इतनी मतलब इस प्रकार से करने वाला, राइट। और हालांकि कंपनी का कहना यह है कि इनको नहीं पता था कि रिचुअल जो है वो ऑन बोर्ड परफॉर्म हो रहा था, यानी कि स्पाइस जेट ने बोला हमें तो पता ही नहीं कि पीछे शादी चल रही है प्लेन के। तो आपको बता दें गाइस कि DGCA के द्वारा क्या नियम जारी किए गए हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। तो इन्होंने सभी एयरलाइनों, हवाई अड्डों और CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है उनको एक परिपत्र जारी किया, उनके लिए एक सर्कुलर जो है वो इशू किया। और इस सर्कुलर के तहत उड़ान के दौरान बार बार चेतावनी देने के बावजूद कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को उपद्रवी यात्री के रूप में घोषित किए जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया। अनरूली पैसेंजर जो है वो इनको कहा जाएगा, जो लोग कोविड-19 के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, उसको वॉयलेट करेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि जो यात्री उड़ान के दौरान अपने मास्क ठीक से नहीं पहनते हैं या सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन नहीं करते हैं, वे कम से कम 3 महीने के लिए नो फ्लाई सूची में शामिल किए जाएंगे। नो फ्लाई सूची जो है, नो फ्लाई लिस्ट जो है गाइस, ये ऐसी लिस्ट हमें देखने को मिलती है कि इस लिस्ट में अगर जिन यात्रियों का नाम मौजूद होता है उन यात्रियों को बैन कर दिया जाता है फ्लाई करने से। वो फ्लाई नहीं कर सकते, उनको एयरलाइंस पे फ्लाई करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता। और उल्लंघन करने वालों को 3 स्तरों में, 3 लेवल्स में नो फ्लाई सूची में शामिल किया जा सकता है। मौखिक दुर्व्यवहार की अगर हम लोग बात करें, यानी कि वर्बल अब्यूज अगर जो पैसेंजर्स करते हैं, यानी कि गाली गलौज करते हैं, तो उनके लिए 3 महीने के लिए उनको बैन कर दिया जाता है। जो लोग फिजिकल असॉल्ट करते हैं, यानी कि मतलब जैसे कि एयर होस्टेस हो गई या मतलब एयर स्टाफ जो हम लोग को, एयरलाइन का स्टाफ जो हमें देखने को मिलता है, उनके साथ धक्का मुक्की कर दी तो उन्हें 6 महीने के लिए बैन कर दिया जाता है। और अगर लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर किया, मतलब कि ऐसा कोई बिहेवियर किया जिसके तहत मतलब सामने वाले की जान जा सकती है, धमकी दी इस प्रकार की जान लेने की, या ऐसा कोई एक्ट किया, तो 2 साल के लिए वो इस सूची पे रहेंगे, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, मतलब कि उनको 2 सालों के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इन नियमों का अनुसार एयरलाइन के चालक दल द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद, अब इसकी शिकायत जो है वो दर्ज की जाती है, इसकी कंप्लेन जो है वो एयरलाइन के जो क्रू होते हैं वो कंप्लेन दर्ज करते हैं। हालांकि वैसे जो पायलट होते हैं वहां पर, तो वो बेसिकली रिकॉर्ड जो है वो बनाते हैं इस चीज का। और एयरलाइन द्वारा गठित एक आंतरिक समिति अपराध की प्रकृति और यात्री को दी जाने वाली सजा के स्तर को निर्धारित किया जाता है। तो इंटरनल कमिटी जो है वो बनती है
इस मुद्दे के बाद, और फिर इंटरनल कमिटी जो है वो जांच करती है और फिर डिसाइड करती है कि जो भी अपराधी है, तो उसने जो अपराध किया है तो उसका जो लेवल होगा पनिशमेंट का वो कौन से लेवल का होगा, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 का। मतलब कि 3 महीने, 6 महीने या 2 साल के लिए जो है वो उसे बैन किया जाएगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और अभी कुछ इश्यूज की बात करते हैं जो अभी रिसेंट पास्ट में हुए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहा या पीपीई किट नहीं पहन रहा तो फिर हम लोग को देखने को मिलेगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा, एक साथ अगर 100 लोग अगर मौजूद हैं या उससे ज्यादा लोग मौजूद हैं, या फिर पूरे सेफ्टी नॉर्म्स का अगर वो उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ इसकी कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज हमने देखी। और एक मुद्दा जो है वो सामने आया जिसके बारे में आपको बताया। गाइस, चाइना की उइघुर कम्युनिटी की थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं, चाइना की उइघुर कम्युनिटी के बारे में। तो उइघुर कम्युनिटी जो है वो चाइना के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम माइनॉरिटी टर्किक एथनिक ग्रुप है। ये मुख्य रूप से मुस्लिम, अल्पसंख्यक, तुर्की नृजातीय समूह ये हमें देखने को मिलती है। इनका ओरिजिन जो है वो सेंट्रल और ईस्ट एशिया से ट्रेस होता है। मतलब कि कहा जाता है कि ये सेंट्रल एशिया या ईस्ट एशिया के मेनली निवासी हैं। ये कौन सी भाषा बोलते हैं उइघुर मुस्लिम्स? तो इनकी जो भाषा होती है, जो टर्किश जो भाषा है, जो तुर्की जो भाषा है, उससे मिलती जुलती इनकी भाषा हमें देखने को मिलती है। और ये कल्चरली और ट्रेडिशनली सेंट्रल एशियन नेशन के काफी नजदीक है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि इनके जो कल्चर्स हैं, इनके जो ट्रेडिशंस हैं, ये बिल्कुल जो सेंट्रल एशिया की जो कम्युनिटीज हैं उनसे मिलते जुलते हम लोग को नजर आते हैं। और चाइना इसे सिर्फ एक रीजनल माइनॉरिटी जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। और इवन चाइना जो है वो इनको चाइना का मूल निवासी समूह मानने से तक इनकार करता है। मतलब कि चाइना का कहना है कि ये जो कम्युनिटी जो है ये बाहर से आई है चाइना के अंदर, ये इंडिजीनियस कम्युनिटी नहीं है, चाइना की इंडिजीनियस ग्रुप चाइना की नहीं है। मतलब कि वहां के ये मूल निवासी नहीं है चाइना के। तो ये कहता है चाइना। और आज की डेट में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन उइघुर की हम लोग को चाइना के जिंगजियान क्षेत्र में देखने को मिलती है। जिंगजियान क्षेत्र चाइना का कहां पर है? तो चाइना के मैप को आप देखेंगे तो मैप के नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप देखेंगे चाइना के, तो आपको जिंगजियान प्रोविंस जो है वो नजर आएगी, जिंगजियांग प्रोविंस। तो वहां पर ये कम्युनिटी जो है वो मतलब आज की डेट में हमें देखने को मिलती है, निवास करती है। और इनकी जो पॉपुलेशन है गाइस, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर भी नजर आती है, जैसे कि उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। और चाइना जो है गाइस इन उइघुर मुस्लिम्स को गलत चार्ज में फंसाता है, इनको टेररिज्म और सेपरेटिज्म के आरोप में फंसाता है। इनको बोलता है कि ये जो कम्युनिटी है वो टेररिस्ट कम्युनिटी है, इनके लोग जो है वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है और उनके ऊपर अत्याचार करता है। इवन फोर्सफुली इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इनको इवन कहीं पर भी जहां पर भी ये होते हैं तुरंत इनके घर की चेकिंग वेकिंग कर ली जाती है। इवन इनसे स्लेवरी तक कराई जाती है, मतलब कि गुलामी करवाई जाती है इन लोगों से। और आरोप भी है कि काफी बड़ी बड़ी कंपनीज, कुछ समय पहले की बात मैं आपको बताऊं तो गाइस, जैसे कि ये बड़ी बड़ी कंपनी जो है नाइकी हो गई, प्यूमा हो गई, तो इन सब कंपनी का जो है वो लोग विरोध कर रहे थे। बोल रहे थे कि ये जो कंपनी जो आज की डेट में हमें देखने को मिल रही है चाइना के क्षेत्र में है, तो इन कंपनी के जो रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो उनके द्वारा बनवाए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं, जो उइघुर मुस्लिम्स हैं जिन्हें फोर्सफुली ये सब करना पड़ रहा है। यानी कि उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उनसे चाइना करवा रही है जबरदस्ती। ये बॉन्डेड लेबर टाइप से आप ये चीज कह सकते हो, बंधुआ मजदूरी जो होती है ना, वो उस प्रकार की चीज हो रही है यहाँ पर, राइट, उइघुर मुस्लिम के साथ। तो आज की बात करें गाइस, तो आज बहुत सारे आरोप चाइना के ऊपर हैं कि इन पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर चाइना जो है वो दुर्व्यवहार करती है, अत्याचार करती है, मारपीट देती है, मार डालती है। मतलब काफी सारे केसेस तो ऐसे हैं कि इन कम्युनिटी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे घर परिवार का जो बच्चा है वो गायब है, मतलब कि उसको मार दिया गया है। तो ऐसी हरकतें होती है। कुछ साल पहले की मैं आपको बात बताऊं तो चाइना ने क्या किया था, जैसे कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से एडवांस होती जा रही है, तो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी हमें आज की डेट में देखने को मिलती है। जैसे कि कैमरा जो है वो फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, राइट, जैसे कि कैमरा लगा हुआ है और उस सिस्टम में, उस कंप्यूटर सिस्टम में कैमरे को अटैच किया और उस सॉफ्टवेयर में जैसे मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोगों की लिस्ट, नाम की लिस्ट डाल दी और वो लोग कहां से बिलोंग करते हैं वो लिस्ट डाल दी, उनकी फोटो डाल दी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जैसे कि उस मान के चलो उस लिस्ट में मेरी फोटो भी है, ठीक है, उस लिस्ट में मेरी फोटो भी है और वो कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे के जैसे ही मैं नजदीक जाऊंगा, कैमरा जो है वो तुरंत मेरे फेस को ट्रैक करके साइड में मेरी डिटेल बता देगा या पॉपअप कर देगा कि मैं आ गया हूं यहां पर, यानी कि इस लिस्ट में
जिनका नाम था, उनमें से एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर घूम रहा है। तो चाइना क्या कर रही है, इसके ऊपर आरोप लगे थे कि उसने इसी प्रकार की फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जितने भी उइगुर मुस्लिम्स हैं उनको ट्रैक करती है, उनके ऊपर निगरानी रखती है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, उनका मूवमेंट क्या है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो चाइना की तरफ से ये आरोप लगे थे चाइना के ऊपर। और अभी क्या हो रहा है कि इतने सारे जब आरोप लग चुके हैं चाइना के ऊपर, तो ब्रिटेन ने कहा है, राइट, मतलब यूके का कहना यह है कि वो एक पीपल्स ट्राइब्यूनल बनाएगी, मतलब कि एक जन न्यायाधिकरण जो है ये स्टैब्लिश करेगी, क्रिएट करेगी, इसका गठन करेगी, जो कि पूरी जांच करेगी कि किस प्रकार से उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर और दूसरे जो टर्किक मुस्लिम्स हैं चाइना के जिंगजियान क्षेत्र में, उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। तो इस पर ये ब्रिटेन प्लानिंग कर रही है और इसी प्लानिंग की अभी जो है वो चाइना के द्वारा निंदा की गई है। तो इसलिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में भी अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला था। और पूरा मुद्दा क्या है, तो वह मैंने आपको एक आइडिया आपको दे दिया, एक बार और मैं पूरा रिपीट कर देता हूं। तो जिंगजियांग जो है गाइस, ये एक मेजर फॉरेन पॉलिसी हेडेक जो है वो बन चुका है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना के ऊपर आरोप है कि वहां पर काफी लाखों की संख्या में उइगुर मुस्लिम्स को, कजाकिस्तान के निवासियों को, कजाक्स को और दूसरी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं उनके मेंबर्स को री एजुकेशन कैंप के नाम पर वहां पर जो है वो लॉक कर दिया है। मतलब कि पूरे चाइना के अंदर जो लोग थे, इस कम्युनिटी से जो बिलोंग करते थे, चाइना ने एक प्लान लेकर आई, एक स्कीम लेकर आई, बोला कि इन कम्युनिटी की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, चलो आओ गाड़ी में बैठो, आपको जो है वो पढ़ाने ले जाएंगे हम लोग, आपको शिक्षित करेंगे, शिक्षा देंगे। लोग बैठ गए उस गाड़ी में और ये गाड़ी चली गई। उनके परिवार वाले उनसे आज की डेट में पूछते रहते हैं कि भैया हमारे बच्चे को कहाँ भेजा, उस पर कोई चाइना जवाब नहीं दे रही। तो ये स्थिति हम लोग को चाइना के अंदर देखने को मिल रही है और उन्हें वहां पर फोर्स किया जा रहा है, राइट। और मतलब बहुत सारे, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया ना, बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है और इस प्रकार की चीज, बॉन्डेड लेबर वाली चीज जो है वो उनसे करवाई जा रही है। तो ये सब चीजें जो है वो हो रही है, ऐसे आरोप जो है वो लगे हैं। और इस क्षेत्र की महिलाओं ने भी गवाही दी है कि उन्हें गर्भ निरोधक तरीकों से गुजरने के लिए मजबूर किया गया है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लेने के लिए मजबूर किया गया, जिससे कि वो अपने बच्चे पैदा ना कर सके, यानी कि ये आबादी जो है वो आगे बढ़ ना सके। और बच्चों को जो है वो उठाकर यहां से ले जाया जाता है और फोर्स लेबर में उनको लगा दिया जाता है, राइट। काफी सारी कॉटन इंडस्ट्रीज जो है, जैसे मैंने आपको बताया, काफी सारी कंपनीज, एमएनसी कंपनी जो है, उनके ऊपर भी आरोप लग गए थे। काफी सारे लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। और इन आरोपों पर चाइना का क्या कहता है, तो चाइना का कहना यह है कि वो जॉब ट्रेनिंग ऑफर कर रहा है, वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, इसके लिए वो लेकर गया है, क्योंकि ये बच्चे जो है वो जिहादिस्ट प्रोपोगंडा से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, इसलिए वो चाह रहा है कि इनके ऊपर मॉनिटरिंग रखे, राइट, मॉनिटर करे। तो ऐसा इसका कहना है। अब देखिए, थोड़ी सी बात इस ट्राइब्यूनल के बारे में भी हम लोग कर लेते हैं कि ये जो ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया ये ट्राइब्यूनल जो है, तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें कोई भी सरकारी समर्थन प्राप्त नहीं है इस ट्राइब्यूनल में, और इसकी अध्यक्षता प्रमुख वकील जेफरी नाइस द्वारा की जाएगी। ये साइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति स्लोबोडन मिलोसेविक के खिलाफ अभियोजन का नेतृत्व कर चुके हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी पहले जो एक्स साइबेरियन प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं स्लोबोडन मिलोसेविक, तो इनका भी इन्होंने जो है वो इनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन जो है वो लड़ा है, राइट। और अंतरराष्ट्रीय अपराधी न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी ये काम कर चुके हैं, राइट। तो ये लॉयर, तो ये इसको जो है वो हेड करेंगे इस ट्राइब्यूनल को। और हालांकि ट्राइब्यूनल का फैसला किसी भी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, फिर भी इसके आयोजकों को उम्मीद है कि सार्वजनिक रूप से सबूत देने से जिंगजियांग में किए जा रहे कथित दुर्व्यवहार से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ेगा। मतलब कि वैसे तो किसी भी पर्टिकुलर सरकार के ऊपर इसका जजमेंट, इसका डिसीजन जो है वो बाइंडिंग नहीं होगा, बट फिर भी जब ये इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन होगी और ये डिसीजन सामने आएगा, तो हो सकता है कि जो जिंगजियांग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, राइट, और वो अगर प्रॉपर तरीके से सामने आ जाते हैं, उसके एविडेंसेस मिल जाते हैं, तो फिर इंटरनेशनल एक्शन जो है वो लिया जा सकेगा चाइना के ऊपर, और इस क्षेत्र में इन बच्चों को जो है वो बचाया जा सकेगा, इन कम्युनिटीज को बचाया जा सकेगा, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक अच्छी जानकारी, एक बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब गाइस डिस्कस करेंगे वन स्टॉप सेंटर स्कीम के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान दीजिएगा। तो सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार, ये सेटअप कर रही है वन स्टॉप सेंटर को, राइट। 9 देशों में स्थित 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर जो है स्थापित किए जाएंगे, बताया जा रहा है 9 देशों के अंदर। और जो मिशन जो होंगे वो वन स्टॉप सेंटर्स के कहां पर होंगे, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई, जिद्दा एंड रियाद जो सऊदी अरेबिया के अंदर है,
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर। तो 9 देशों के अंदर ये 10 मिशन वन स्टॉप सेंटर के हमें देखने को मिल रहे हैं जो सेटअप किए जा रहे हैं। और ये किनको मदद करेंगे? जो भारतीय महिलाएं हैं, जो पीड़ित भारतीय महिलाएं हैं, जो किस चीज से पीड़ित हैं? लिंग आधारित हिंसा से, जेंडर बेस्ड वायलेंस की जो सर्वाइवर हैं इंडियन वुमेन, तो उनको मदद प्रोवाइड कराने के लिए वन स्टॉप सेंटर जो है वो सेटअप किया जाना है। इस स्कीम के बारे में बात करें गाइस, तो सखी के नाम से लोकप्रिय इस केंद्र प्रायोजित योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। जो इसको कहा जा रहा है सखी, इस स्कीम को, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस स्कीम को बनाया है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। और ये सब स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम की, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की। तो जो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण जो मिशन है उसके अंडर ये अम्ब्रेला योजना है, उसके अंडर ये आती है स्कीम। टारगेट ग्रुप कौन है गाइस? तो वन स्टॉप सेंटर ये क्या सपोर्ट करेगा? तो जितनी भी महिला है इंक्लूडिंग गर्ल्स जिनकी उम्र 18 साल से कम की है, जिन्होंने किसी भी वायलेंस से अफेक्ट हुई हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, यानी कि किसी भी कास्ट से बिलोंग करती हो, किसी भी क्लास से, किसी भी धर्म की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या मार्शियल स्टेटस हो उनका कोई भी, तो वो सभी जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और उनको जो है वो सपोर्ट मिलेगा इस वन स्टॉप सेंटर का। अब ये सेंटर जो होंगे गाइस, इनको इंटीग्रेट किया जा रहा है महिला हेल्पलाइन नंबर के साथ, राइट? क्या क्या चीजें जो है वो इसमें प्रोवाइड की जाएंगी? इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाएगा और रेस्क्यू सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, बचाव सेवा और आपातकालीन प्रतिक्रिया जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, मेडिकल असिस्टेंस, चिकित्सा सहायता प्रोवाइड किया जाएगा, महिलाओं को एफआईआर लॉन्च करने में मदद की जाएगी, राइट? साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी, मनोसामाजिक सहयोग और परामर्श जो है वो करवाया जाएगा। इनको लीगल एड, कानूनी सहायता और काउंसलिंग परामर्श जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, आश्रय शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, राइट? तो ये सब इसके अंदर फैसिलिटीज हैं। फंड्स की बात करें, निर्भया फंड से इस स्कीम के फंड जो है वो निकाले जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल मदद स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को प्रोवाइड करेगी इस स्कीम के तहत। और प्रोटेक्शन की क्यों आवश्यकता है, सुरक्षा की क्यों आवश्यकता है? तो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, लिंग आधारित हिंसा जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये एक ग्लोबल हेल्थ, ह्यूमन राइट्स और डेवलपमेंट इशू हम लोग को देखने को मिलता है। वैश्विक स्वास्थ्य, मानव अधिकार और विकास संबंधी एक इशू है, एक मुद्दा हम लोग को देखने को मिलता है। और ये भूगोल, वर्ग, संस्कृति, उम्र, नस्ल और धर्म को पार करते हुए दुनिया के हर कोने में, हर समुदाय और देश को प्रभावित करता है। तो ये जो इस प्रकार का जो वायलेंस है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, तो ये किसी भी धर्म को नहीं देखता। महिला किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अगेंस्ट जो है वो वायलेंस हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जब वायलेंस होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आज की डेट में। और इवन अगर हम बात करें आर्टिकल 1 की, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस 1993 की, हिंसा उन्मूलन पर वर्ष 1993 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुच्छेद में लिंग आधारित दुर्व्यवहार की परिभाषा निर्धारित की गई है, डेफिनेशन दी गई है जेंडर बेस्ड अब्यूज की। कहा है कि एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट्स इन और इज लाइकली टू रिजल्ट इन फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल हार्म और सफरिंग टू वुमेन इंक्लूडिंग थ्रेट्स ऑफ सच एक्ट, कोएर्शन और आर्बिट्ररी डेप्रिविएशन ऑफ लिबर्टी वेदर अकरिंग इन पब्लिक और इन प्राइवेट लाइफ, कि इसके अनुसार लिंग आधारित दुर्व्यवहार में लैंगिक हिंसा से संबंधित किसी भी कृत्य जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है या होने की संभावना है तथा सार्वजनिक या निजी जीवन में महिलाओं को पीड़ा पहुंचाने, ऐसे कृत्यों की धमकी देने, जबरदस्ती करने या मनमाने ढंग से उन्हें स्वतंत्रता से वंचित करने को शामिल किया गया। मतलब कि महिलाओं को अगर फ्रीडम नहीं दी जा रही है पब्लिक में रहने की या प्राइवेट लाइफ की, उनको फ्रीडम नहीं है किसी प्रकार की, राइट? उनको मारा जा रहा है, सफर कर रही है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, साइकोलॉजिकली हो, तो ऐसा कोई भी एक्ट जो होगा वो जेंडर बेस्ड अब्यूज हमें देखने को मिलेगा। महिलाओं के अगेंस्ट इस प्रकार के अब्यूज को जेंडर बेस्ड अब्यूज कहा गया है। और इंडिया के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, इसके काफी सारे मैनिफेस्टेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, काफी सारे उदाहरण हैं, राइट? जैसे कि अगर हम बात करें यूनिवर्सली प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक एंड सेक्सुअल वायलेंस,
जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हम लोग को देखने को मिलता है, सेक्सुअल वायलेंस हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें रेप आ जाता है, हार्मफुल प्रैक्टिसेस होती है जैसे कि डाउरी, राइट, दहेज प्रथा, राइट। आपको पता होगा कि कई बार शादी करने के बाद जो महिलाएं हैं उनको टॉर्चर किया जाता है, मेंटली कहा जाता है कि अपने परिवार से पैसा लेकर आओ, ऑनर किलिंग्स होती हैं, एसिड अटैक्स होते हैं, विच हंटिंग हम लोग को देखने को मिलती है, सेक्सुअल हरासमेंट देखने को मिलते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है, ट्रैफिकिंग होता है कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए, राइट, चाइल्ड मैरिज होती है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होता है और सती होती है। तो ऐसी प्रैक्टिस भी हम लोग को इंडिया के अंदर महिलाओं के अगेंस्ट देखने को मिल रही है, राइट। तो जिसको रोकने के लिए ये सेंटर जो है वो लाने पर काम किया जा रहा है, वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर का सिर्फ सिंपल सा मतलब आपको ध्यान में रखना है कि महिलाओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है, प्रोटेक्शन, यानी कि एक ऐसा सेंटर जिसमें महिलाओं को प्रोटेक्शन दी जाए प्रॉपर पूरी तरह से, राइट। महिलाओं को प्रोटेक्शन किसी भी, यानी कि चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे मतलब शेल्टर हो, हर प्रकार की प्रोटेक्शन देने की बात की हुई है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इस सेंटर के बारे में, इस स्कीम के बारे में। अब देखिए हेट स्पीच क्या होती है उसको डिफाइन करने के लिए और उससे जुड़े जो अपराध होंगे, ऑफेंस होंगे, उसको डिफाइन करने के लिए एक पैनल का गठन किया जा रहा है। तो देखो आज की डेट में कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि हेट स्पीच क्या है इंडियन पीनल कोड के अंदर। तो एक कमिटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉज हमें देखने को मिल रही है जो कि अटेम्प्ट कर रही है पहली बार ऐसी स्पीच को डिफाइन करने की। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर हम बात करें आईपीसी के सेक्शन 124A के बारे में, बताओ जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर आईपीसी का सेक्शन 124A क्या कहता है। तो ये सेडिशन से रिलेटेड है, मतलब कि अगर सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति अगर हेट स्पीच बोलता है तो सरकार उसको जो है वो हेट स्पीच बोलने के लिए सामने वाले के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकती है, उसको जेल में बंद कर सकती है। अब इसी चीज पर जो है वो फिर क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है कि सरकार कई बार लोग जो एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि लोग जो है वो एक्सप्रेस करते हैं अपने विचारों के बारे में, बताते हैं कि वो सरकार की पॉलिसी को पसंद नहीं कर रहे या सरकार को पसंद नहीं कर रहे, तो उनकी इसी चीज को सरकार बोलती कि यार ये हेट स्पीच है, लोग जो है वो, यानी कि या फिर एक कंटेम्प्ट है, राइट, कि आप जो है वो जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर सामने वाले के खिलाफ कार्रवाई करवा दी जाती है, यानी कि उसके एक्सप्रेशन को दबाकर उसको हेट स्पीच नाम जो है वो दे दिया जाता है। तो इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए अब पहली बार हेट स्पीच को डिफाइन किया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। कमेटी बहुत ही जल्दी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, तब हम लोग इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। बट आपको बता दें क्या कहीं पर इस प्रकार की डेफिनेशन है क्या हेट स्पीच को लेकर। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने रिसेंटली पब्लिश किया था एक मैन्युअल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए साइबर हरासमेंट को लेकर, कि जितने भी केसेस हम लोग को साइबर हरासमेंट के आते हैं तो उसमें डिफाइन किया गया था हेट स्पीच कि ऐसी लैंग्वेज जो कि डिनिग्रेट्स, इंसल्ट, थ्रेटन या टारगेट करती है किसी इंडिविजुअल को, राइट, उसकी आइडेंटिटी के ऊपर आधारित या दूसरे ट्रेड्स के ऊपर आधारित, जैसे कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया या डिसेबिलिटी हो गई या रिलीजन हो गया। इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी पहचान या अन्य अभिलक्षणों जैसे कि यौन अभिरुचि, विकलांगता, धर्म आदि के आधार पर बदनाम, अपमान, धमकाया और लक्षित किया जाता है, तो इस चीज को जो है वो हेट स्पीच कहा जाएगा। तो ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने हेट स्पीच को लेकर ये बात कही थी। और देखिए आज की डेट में इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। कानूनी तौर पर किसी भी हेट स्पीच या फिर अभद्र भाषा पर आपराधिक धाराओं को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब इसके द्वारा किसी प्रकार की हिंसा भड़कती है या कानून और व्यवस्था में बाधा पहुंचती है। चूंकि इसकी कोई उपयुक्त परिभाषा नहीं है, इसलिए केवल किसी की आलोचना करने को भी अभद्र भाषा या हेट स्पीच कह दिया जाता है। बात बिल्कुल वही हो रही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी कि 124A आईपीसी का उपयोग करते हुए कई बार सरकार काफी सारे लोगों की आवाज दबाने के लिए उनको जेल में बंद कर देती है, मतलब कि उनके एक्सप्रेशन को, उनके क्रिटिसिज्म को, उनकी आलोचनाओं को जो है वो हेट स्पीच बोलकर उन्हें बंद कर दिया जाता है इस धारा के तहत। और इस कमेटी की बात करें गाइस, आपराधिक कानून सुधार समिति की, तो 2019 में जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय जो है, उसके द्वारा राज्यों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स और विश्वविद्यालयों
से आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन पर सुझाव मांगने के बाद वर्ष 1860 में बनाई गई आईपीसी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की पूरी जांच करके ठीक करने का फैसला किया गया था कि मतलब कि जितने भी कोड्स हैं इस प्रकार के उसकी जांच करो और उसको जो है वो ठीक करो। तो ऐसा होम मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया था 2019 में कि आईपीसी के तहत जितने भी या सीआरपीसी के तहत जितने भी हम लोग को प्रोसीजर्स देखने को मिलते हैं तो उसमें चेंजेस करना जरूरी है, क्योंकि ये सब प्रोसीजर जो है वो ब्रिटिशर्स के समय से हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद एक गठित की समिति द्वारा आईपीसी में सुधारों से संबंधित विषयों की एक विस्तृत जांच की जा रही है। तो अभी भी जांच जो है वो इससे रिलेटेड चल रही है। इस समिति ने निर्णय लिया है कि आईपीसी में तदर्थ परिवर्तन किए जाने की बजाय सभी लंबित मुद्दों जैसे कि हेट स्पीच पर विश्वनाथन समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा सकती है और फिर भारतीय दंड संहिता में व्यापक परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इन्होंने बोला, कमेटी ने डिसाइड किया कि एडहॉक चेंजेस लाने की जगह, मतलब कि टेम्पररी चेंजेस लाने की जगह जितने भी पेंडिंग मुद्दे हैं जैसे कि हेट स्पीच को लेकर, हेट स्पीच के बारे में विश्वनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया था तो उसकी जांच की जाए और फिर कॉम्प्रिहेंसिव चेंज जो है वो लाया जाए। और हेट स्पीच को जन्म देने वाले कारक क्या है, क्या फैक्टर्स हैं जो कि हेट स्पीच को जो है वो राइज करते हैं। तो व्यक्तियों द्वारा हेट स्पीच को फैलाने का मुख्य कारण यह है कि वे अपने मस्तिष्क में बसी हुई रूढ़िवादी प्रथाओं में विश्वास करते हैं। राइट, प्राइमरी रीजन जो हेट स्पीच के प्रोपोगेशन का यह है कि इंडिविजुअल जो है वो स्टीरियोटाइप में मानते हैं और इन रूढ़ियों के कारण ये यह मानते हैं कि एक अन्य वर्ग या व्यक्तियों का समूह उनसे हीन है और उसके लिए उनके बराबर अधिकार नहीं दिए जा सकते। मतलब कि वो स्टीरियोटाइप माइंडसेट होता है ना, जैसे कि कई बार जाति के आधार पर भी होता है, कई बार रिच और पुअर के आधार पर भी होता है। राइट, कि वो सामने वाला व्यक्ति तो इंफीरियर है, तुच्छ है। तो ऐसी चीजें जब हम लोग को देखने को मिलती है, सामने वाला व्यक्ति किसी के बारे में ऐसी चीजें अगर करना चाहता है तब वो हेट स्पीच जो है वो निकालता है। तो ये प्राइमरी रीजन हम लोग को देखने को मिलता है। और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के अधिकार की परवाह किए बिना किसी विशेष विचारधारा से चिपके रहने की जिद हेट स्पीच की आग को और भड़का देती है। यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो स्टबॉर्न रहेगा, मतलब कि वो मतलब जैसा है वैसा रहेगा, मतलब कि वो चेंज नहीं करेगा अपने आप को। राइट, यानी कि वो अगर मानता है कि वो हायर कास्ट का है तो फिर वो लोअर कास्ट को जो है वो नीचा ही देखेगा और मतलब गंदे तरीके से बात करेगा। तो उसकी जो विचारधारा है ये, जब अगर वो इस चीज को कंटिन्यू रखेगा तो ये हेट स्पीच को और बढ़ा देगी और एग्रेसिव कर देगी। राइट, और हेट स्पीच जो है वो दो की डॉक्ट्रिन्स जो डेमोक्रेसी की है उनको थ्रेटन करती है। राइट, लोकतंत्र के दो प्रमुख सिद्धांतों को खतरा है हेट स्पीच के कारण। एक तो इक्वल डिग्निटी टू ऑल की गारंटी, मतलब सभी के लिए समान गरिमा की गारंटी जो है, और पब्लिक गुड ऑफ इंक्लूसिवनेस, समावेशित से सार्वजनिक भलाई। राइट, तो ये दो की डॉक्ट्रिन्स हैं डेमोक्रेसी की जिसको खतरा है हेट स्पीच का। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और क्या क्राइटेरिया होने चाहिए हेट स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो पहली चीज तो भाषण की चरम सीमा, जो भी भाषण कर रहे हैं उसकी एक्सट्रीमिटी क्या होगी, मतलब कि क्या लिमिट होगी स्पीच की। दूसरा, उकसाना अथवा उत्तेजना पैदा करना, इंसाइटमेंट। राइट, तीसरा, स्टेटस ऑफ द ऑथर ऑफ द स्पीच, भाषण को लिखने वाले की सामाजिक स्थिति क्या है उसको देखना। विक्टिम्स जो होते हैं यानी कि जिनके ऊपर हेट स्पीच डाली जा रही है तो उसका स्टेटस क्या है वो भी चेक किया जाना जरूरी है। कई बार होता है ना हायर कास्ट लोअर कास्ट, उसी चीज पर आप समझ जाओ उस चीज को। राइट, उसके अलावा पोटेंशियलिटी ऑफ स्पीच। राइट, यानी कि भाषण की क्षमता क्या है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पीच, भाषण का संदर्भ क्या है, क्या भाषण किस चीज में जो है वो दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो है, ये सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है हेट स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए। और पीनल प्रोविजन हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं जो कि इससे रिलेटेड है? तो देखो, सेक्शन 153A और 153 जो आईपीसी का है ये पनिश करता है ऐसे एक्ट को जो कि दो ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी या हेटेड फैलाने से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि दो ग्रुप सामने हैं और एक व्यक्ति आकर दोनों ग्रुपों को भिड़वाने की कोशिश कर रहा है तो सामने वाले के खिलाफ जो है वो इस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। और फिर एक आईपीसी की धारा 295A हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है ऐसे इंटेंशन के साथ बात करता है कि दो पर्संस की जो क्लास है उनकी जो रिलीजियस फीलिंग है उनको नुकसान पहुंचाता है, यानी कि भड़काता है,
धर्म के नाम पर, तब सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई होती है। और एक सेक्शन 505 क्लॉज 1 और 505 क्लॉज 2 जो हमें देखने को मिलता है, जब कोई व्यक्ति पब्लिकेशन करता है, कुछ चीज पब्लिश करता है या सर्कुलेट करता है, राइट, ऐसे कंटेंट जो कि नफरत जो है दो ग्रुप के बीच में अगर फैला देते हैं, तब सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 और 505 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के तहत हमें देखने को मिलती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की सेक्शन 8 की जो धारा हम लोग को देखने को मिलती है, वो ये कहती है कि स्वतंत्रता का अवैध उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंध किया गया है। मतलब कि ये प्रिवेंट करती है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इलीगल उपयोग कर रहा है। क्योंकि देखो, इलेक्शन लड़ते समय हमें देखने को मिलता है कि वो होती है, रैलीज वगैरह होती है, जो मतलब जो पार्टी होती है या फिर जो कैंडिडेट जो होता है वो अपील करता है लोगों से, तो उस समय अगर वो हेट स्पीच कर देगा तो फिर मतलब हिंसा बढ़ जाएगी देश के अंदर या दंगे भी हो सकते हैं। और सेक्शन 123 3A और 125 आरपीए का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, ये बेसिकली जो रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज जो भी इलेक्शन के दौरान, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, राइट, तो उसके अंदर इसको रखा गया, करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के अंदर, कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको इन सब चीजों पर जो है वो टारगेट नहीं करना है, राइट, रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, इस पर जो है उससे बात नहीं करनी है, और वो अगर करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि किसी भी प्रकार की ऐसी चीज नहीं बोलनी है जिससे कि ये इन ग्राउंड्स को नुकसान पहुंचे, राइट, तो ये वाली चीज बताई गई है। गाइस, तेलंगाना सरकार के मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट की बात करेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियली पहले चेक किया जाएगा तेलंगाना के कुछ एरियाज में, और वहां पे अगर सक्सेसफुल होगा तो फिर दूसरी जगह पर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, हालांकि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ड्रोन्स वगैरह का उपयोग किया जाएगा लोगों के घर तक मेडिसिन पहुंचाने के लिए, जिससे कि संक्रमण का खतरा जो है वो ना बढ़े, राइट। यानी कि जो अभी आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि इन्फेक्शन जो फैलता जा रहा है कोविड-19 का, तो इसको रोकने के लिए जो है वो तेलंगाना का ये इनिशिएटिव है। तेलंगाना सरकार ने 16 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, जो हम लोग को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो देखने को मिलते हैं, उनका चयन किया है इस प्रोजेक्ट के लिए, राइट। इस प्रोजेक्ट की बात करें गाइस, तो ये मेडिसिन की डिलीवरी जो है वो करेगा मल्टीपल ड्रोन्स के माध्यम से, जैसे कि हमने बात करी थी कि मेडिसिन जो है वो लोगों के घर तक पहुंचाएगा ड्रोन्स के थ्रू। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अप्रूवल के तहत, मतलब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया था, तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। अब देखिए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने वैक्सीन की डिलीवरी करने के लिए प्रायोगिक बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन उड़ानों के संचालन के लिए मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 से तेलंगाना सरकार को सशर्त छूट दी है। देखो, मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक रूल है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स रूल्स 2021। ये रूल कहता है कि बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन जो है वो नहीं उड़ाए जाएंगे, ड्रोन फ्लाई नहीं किए जाएंगे। मतलब ये ऐसे ड्रोन होते हैं जैसे कि हम जब ड्रोन उड़ाते हैं तो हमें क्या दिखना चाहिए वो ड्रोन, तो वो जब दिखेगा नहीं तो बियॉन्ड विजुअल रेंज चला गया, मतलब कि बहुत दूर के डिस्टेंस तक वो चला गया। तो ऐसे ड्रोन जो है वो अलाउ नहीं किए जाते, बट यहां पर अलाउ किए जा रहे हैं तेलंगाना के इस प्रोजेक्ट के लिए। तेलंगाना को छूट दी गई है इस नियम से, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021 से। ये प्रोजेक्ट जो है गाइस 3 चरणों में शुरू किया जाएगा। एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू होगी, और इसके बाद जो वांछित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, वहां पर वैक्सीन दवा पहुंचाने के लिए ड्रोन के संचालन के लिए रूट नेटवर्क की मैपिंग निर्धारित होगी। यानी कि फिर दूसरी जगह के लिए कि कहां कहां पर ये ड्रोन जो है वो जा सकेंगे, उसकी मैपिंग जो है वो की जाएगी। इसमें कोलैबोरेटर्स कौन कौन से हैं, तो तेलंगाना सरकार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हेल्थनेट ग्लोबल इसका हिस्सा है। हेल्थनेट ग्लोबल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ प्लान जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए, फैमिलीज के लिए, मेडिकेयर और बिजनेस के लिए जो है वो प्रोवाइड करती है। अब देखो, इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या है गाइस, तो देखो, ऑल्टरनेटिव लॉजिस्टिक रूट्स जो है वो एक्सेस करवाना। मतलब कि ऐसे रूट्स जैसे कि ड्रोन वगैरह के थ्रू पिकअप किया जा सके, डिलीवर किया जा सके हेल्थ केयर आइटम्स, जैसे कि दवाइयां हो गई, कोविड-19 की वैक्सीन हो गई, ब्लड का यूनिट हो गया, या दूसरे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हो गए, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से लिए जा सकें और स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचाए जा सकें, और वापस लोकेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक, मतलब वाइस वर्सा। तो इस प्रकार का रूट जो है वो क्रिएट किया जा सके। और ये हेल्थ केयर
इक्विटी रूरल एरियाज के लिए इंश्योर कर सकेगी कि रूरल एरियाज पे भी प्रॉपर जो है वो मतलब फैसिलिटी जो है वो मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है उसकी पहुंच हो सकेगी। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें गाइस, तो अगर ये मॉडल एक बार सक्सेसफुल हो जाता है तो डिलीवरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल स्टोर से और ब्लड बैंक से की जा सकेगी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर को, और फर्दर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर से सेंट्रल डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज को टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट के लिए, राइट। तो ये चीज हो सकेगी और इसके कारण काफी सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है इमरजेंसी के दौरान। और बहुत ही मतलब कि ऐसे एरियाज पर जहां पर मतलब रोड वगैरह ठीक नहीं है, जहां पर कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो वहां पर भी ड्रोन्स के माध्यम से जो है वो मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाई जा सकती है। तो ये वाली चीज जो है वो इसके महत्व या इसके सिग्निफिकेंस पर हम लोग को देखने को मिलती है। और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स क्या जो है क्या जो ड्रोन्स का उपयोग करते हैं, तो सिमिलर परमिशन जो है वो ग्रांट की गई है आईसीएमआर को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को, कि वो स्टडी कंडक्ट कर रही है कोविड-19 की वैक्सीन पर, कि कोविड-19 की वैक्सीन को जो है वो ड्रोन के माध्यम से डिलीवर किया जा सके। तो ये आईआईटी कानपुर के कोलैबोरेशन के साथ आईसीएमआर जो है वो कर रही है। और फिर इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको भी परमिशन मिली है कि ये ड्रोन्स डिप्लॉय कर सकती है एग्रीकल्चर रिसर्च एक्टिविटी के लिए, राइट। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट। तो वहां से जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं तो ड्रोन के माध्यम से वो वहां पर रिसर्च कंडक्ट की जा सके, राइट, एग्रीकल्चर रिसर्च। और ड्रोन क्या होता है तो इसके बारे में सभी आप लोग तो जानते ही हैं। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ये हमें देखने को मिलता है, राइट। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट होते हैं, ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट होते हैं या मॉडल एयरक्राफ्ट, ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। 3 इसके सबसेट इस प्रकार के होते हैं। नैनो होते हैं, माइक्रो होते हैं, स्मॉल होते हैं, मीडियम होते हैं, लार्ज रेंज के हम लोग को ड्रोन्स देखने को मिलते हैं। इनकी जो 5 कैटेगरी होती है वो इनके वेट के ऊपर आधारित होती है। जैसे कि नैनो ड्रोन जो होता है जिसका वेट 250 ग्राम के बराबर या उससे कम होता है, 250 ग्राम से 2 किलो तक के माइक्रो होते हैं, 2 किलो से 25 किलो तक स्मॉल होते हैं, 25 किलो से 150 किलो तक भी ड्रोन होते हैं जो मीडियम होते हैं, और 150 किलो से ज्यादा वाले जो ड्रोन होते हैं वो हम लोग को लार्ज देखने को मिलते हैं, लार्ज ड्रोन होते हैं। और ड्रोन रेगुलेशन जो 2018 में लाया गया था उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पार्टीशन किया था एयर स्पेस का। रेड जोन मतलब कि वहां पर फ्लाइंग की परमिशन नहीं है। येलो जोन जहां पर कंट्रोल्ड एयर स्पेस है, मतलब कि परमिशन लेकर आप जो है वो फ्लाई कर सकते हो। और ग्रीन जोन जहां पर आपको परमिशन मिल सकती है। और बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट हम लोग को देखने को मिलती है। ये क्या होती है तो इसका मतलब होता है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और जो ड्रोन जो होते हैं वो ऐसे डिस्टेंस पर होते हैं जो कि पायलट के नॉर्मल विजुअल रेंज के बाहर होते हैं। मतलब कि आप अगर ड्रोन उड़ा रहे हो तो आपको वो ड्रोन जो है वो दिखाई नहीं देगा। आप सिर्फ मतलब आंखों से आपको ड्रोन नहीं दिखाई देगा, आप उस मतलब ड्रोन की जो स्क्रीन होती है ना, नीचे रिमोट की जो स्क्रीन होती है उसके माध्यम से आप ऑपरेट कर सकते हो। और ऐसी जो फ्लाइट्स होती हैं उसको टिपिकली एडिशनल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है जो उसको चलाते हैं, और एविएशन अथॉरिटी से उस ड्रोन को चलाने की परमिशन लेनी होती है। और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021 क्या कहता है कि जो भी ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट के, तो उन ड्रोन्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। बट उनको कुछ लिमिटेशन जो है वो दी जाएगी कि वो मतलब गैजेट्स का उपयोग सर्वे के लिए, फोटोग्राफी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और वेरियस इंफॉर्मेशन गैदरिंग पर्पस के लिए कर सकते हैं। बट उसके लिए भी उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी और विद इन द लिमिट्स जो है वो कर सकते हैं। अब देखो इसके बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट के हम लोग को क्या एडवांटेजेस, क्या लाभ देखने को मिलते हैं, तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है। फ्यूअर टेक ऑफ और लैंडिंग फेजेस होते हैं। मतलब कि देखो एक ड्रोन जो होगा अगर उसको लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा तो बार बार जो है उसको चलाकर बार बार उतारना पड़ेगा, चला फिर थोड़ी दूर जाकर फिर चलाकर उतारना पड़ेगा। अगर मतलब एक कवरेज करना है, एक बड़ी रेंज का कवरेज करना है तो। बट यहां पर ऐसा नहीं है, इसको बार बार लैंडिंग और टेक ऑफ इसका नहीं करना होता, राइट। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि अनआर्म्ड एरियल व्हीकल जो होता है वो ज्यादा एरिया कवर कर सकता है एक बार ग्राउंड से उड़ने के बाद, एक बार फ्लाई करने के बाद। और ये वाली जो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट वाली जो फ्लाइट्स होती हैं इन्हें लेस ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये पूरा जो मिशन होता है वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड हम लोग को देखने को मिलता है। और ये ईजियर एक्सेस अलाउ करता है रिमोट और हजार्डस एरियाज के लिए, यानी कि जो एरियाज पर कनेक्टिविटी नहीं है, जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहां पर इजी एक्सेस ड्रोन के माध्यम से प्रोवाइड हो जाता है। और इस पर्टिकुलर जो ड्रोन है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो दूर दराज के डिस्टेंस को कवर कर सकता है, जिसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता ही है। अब इसमें रिस्क क्या होता है तो इस ऑपरेशन के दौरान काफी ज्यादा सेफ्टी कंसर्न होता है, क्योंकि फैक्ट ये है कि पायलट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं रिमोटली, मतलब कि कैमरा के थ्रू,
राइट। और ऑटोमेटेड फ्लाइट्स के केस में हम लोग को देखने को मिलता है कि ह्यूमन ऑब्जर्वेशन जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। मतलब कि आपकी फ्लाइट जो है वो चल रही है, आप कैमरा के थ्रू बस उस चीज को जो है वो ऑब्जर्व कर पा रहे हो, बट एक्चुअल में क्या है कि मतलब कितना खतरा है उसको आप नहीं देख पा रहे हो। अगर हल्की सी भी चूक हुई तो फिर एक बड़ा हादसा होने की संभावना हो जाती है। कोलिजन का रिस्क होता है दूसरे एयरक्राफ्ट से, या डैमेज हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को या किसी इंसान को भी, राइट। जब भी फ्लाइट जो है वो नॉन सेग्रीगेटेड एयर स्पेस पर जाती है तब हमें स्पेशली देखने को मिलता है कि खतरा जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब पॉइंट्स है जिसका आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, आइडिया होना चाहिए। अब पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो देखो अब एक बात करेंगे पेडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम के बारे में, PIMS-TS के बारे में। तो ये क्या है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो इसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बोला जाता है, बच्चों में ही हम लोग को देखने को मिलता है, और ये एक रेयर कंडीशन है जो कि आज की डेट में कोरोना वायरस से एसोसिएटेड बताई जा रही है। जैसे कि ब्लैक फंगस हमने देखा, व्हाइट फंगस हमने देखा जो कोरोना वायरस से एसोसिएटेड है, वैसे ही ये एक और बीमारी जो है वो आ चुकी है जो कि बच्चों में देखी जा रही है, राइट। और पहली बार इसको अप्रैल 2020 में इस इन्फेक्शन को डिफाइन किया था। ये किस कारण होती है एक्चुअल में वो तो पता नहीं है कि किस चीज के चलते ये हो जाती है, बट ये रेयर इम्यून ओवर रिएक्शन के कारण हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 हफ्ते बाद हो रही है ये, यानी कि इसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर कभी कभी एसिम्टोमेटिक भी हम लोग को देखने को मिल रही है, माइल्ड सिम्टम या एसिम्टोमेटिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये 4 से 6 हफ्तों के बाद आ रहे हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से, राइट। तो ये वाली चीज बताई जा रही है। और इसके सिम्टम है जैसे कि फीवर आ जा रहा है, रैशेज आ जा रहा है, आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स जैसे कि पेट वगैरह खराब हो रहा है, डायरिया हो रहा है, पेट दुख रहा है, नौजिया हो रहा है। कुछ रेयर केसेस में हम लोग को देखने को मिलता है कि मल्टी ऑर्गन फेल भी हो जा रहा है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक छोटी सी स्टडी कंडक्ट की गई, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो रेयर पेडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम के जो हमें देखने को मिल रहे हैं, वो कोरोना वायरस से जो पेशेंट्स रिकवर हुए हैं 6 महीने बाद भी, तो उनमें भी ये इस प्रकार के इन्फेक्शन जो है वो बताए जा रहे हैं, मतलब कि इस प्रकार की डिजीज होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। अब गाइस बात हो रही है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएटरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे गाइस। तो ये एक नया आईटी का रूल है जो कि डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने से रिलेटेड है, राइट। यानी कि जो भी ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट जो रिलीज होता है तो उसको रेगुलेट करेगा ये नया आईटी रूल। इसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स भी है कि मतलब चेक किया जाएगा कि जो कंटेंट है वो किस टाइप का है, वो एथिकल कोड्स को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसमें इवन ये भी है कि अगर उस डिजिटल कंटेंट से रिलेटेड अगर कुछ शिकायत होती है तो 3 टियर ग्रेवियंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क भी है। तो ये अब 26 मई से जो है वो लागू हो रहा है। हालांकि इन सब चीजों के बारे में हमने पहले डिस्कशन भी किया है। और गाइज इसी साल 25 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा आईटी एक्ट 2000 की धारा 87 क्लॉज 2 के तहत शक्तियों के प्रयोग करते हुए इन्होंने पहले का जो हम लोग को ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन रूल्स 2011 देखने को मिला था, तो इसको हटाकर ये नया रूल जो है वो ये लेकर आ गई है, राइट। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2011 लेकर आ गई है और ये नियम 26 मई से लागू किए हैं, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और इन नियमों के तहत पूरे देश में ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म और डिजिटल पोर्टल जो हैं इनके द्वारा एक शिकायत निवारण प्रणाली गठित करना अनिवार्य किया गया है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, जैसे कि हॉटस्टार हो गया, Amazon प्राइम हो गया, राइट। तो हम लोग देखते हैं MX प्लेयर को, और क्या होता है इसके अलावा Amazon प्लेयर, नेटफ्लिक्स हो गया, राइट। तो ये सब क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर यानी कि जो इन प्लेटफॉर्म्स को चला रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि वो ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम जो है वो क्रिएट करेंगे, यानी कि उनको एक शिकायत निवारण प्रणाली जो है वो गठित करनी होगी। और ये अनिवार्य है कि इन प्लेटफॉर्म पर जो भी शिकायत वगैरह आती है, यानी कि जो भी लोग इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं तो उनको अगर कुछ शिकायत है इन प्लेटफॉर्म के कंटेंट से रिलेटेड या इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो वो इनके जो है वो ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम पर जो है वो शिकायत दर्ज कर सकें। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है यूजर्स के लिए जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और उनको अगर लगता है कि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है तो वो अपनी शिकायत वहां पर रेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु यह आवश्यक भी है, इस प्रकार के सिस्टम ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम।
और जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया कंपनी जो है, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनी जो है, उनके लिए एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के 24/7 टच में रहे। तो इन पर्टिकुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ये सोशल मीडिया के जो ओनर्स वगैरह हैं, यानी कि ये डिजिटल पोर्टल्स की जो ओनर्स हैं, उनको ये भी कहा गया है कि इनको जो है वो एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा और ये ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि इनकी कंपनी की तरफ से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के 24/7, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके साथ कांटेक्ट में 24/7 रह सकेंगे। और ग्रेवियंस ऑफिसर कौन होंगे गाइस? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक ग्रेवियंस ऑफिसर भी रखना होगा जो कि रजिस्टर करेंगे शिकायतों को और विद इन 24 आवर्स शिकायत जो है वो रजिस्टर होंगी और 15 दिन में उन शिकायतों को खत्म किया जाएगा। तो उसकी निगरानी रखेंगे ग्रेवियंस ऑफिसर। और रिमूवल ऑफ कंटेंट के मामले में बात की गई कि अगर कोई भी कंप्लेन आती है कि किसी भी यूजर की डिग्निटी के अगेंस्ट, पर्टिकुलरली महिलाओं की जब बात होती है या महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज किया गया, ये न्यूडिटी दिखाई गई या सेक्सुअल एक्ट या इंपर्सोनेशन हम लोग को देखने को मिला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो अगर ऐसी चीज आती है और इस पर अगर कोई जो है वो विवाद करता है, शिकायत उठाता है, तो इन प्लेटफॉर्म्स को जो है वो अपने कंटेंट को 24 घंटे के अंदर अंदर रिमूव करना पड़ेगा जैसे ही कंप्लेन आती। तो अब इस चीज के कारण जितने भी सोशल मीडिया मतलब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि बेधड़ल्ले तरीके से गाली गलौज हो रही है, क्योंकि आप जितनी भी आप देखिएगा वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आपको देखने को मिल रही है, मैं तो कहूंगा कि 10 में से 9 वेबसाइट ऐसी हैं, वेब सीरीज ऐसी हैं जिसमें आपको गाली गलौज तो कॉमन ही है, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। गाली गलौज और न्यूडिटी जो है ये सब चीजें तो दिखती ही हैं वहां पर, राइट। और मंथली रिपोर्ट इनको जो है वो पब्लिश करनी पड़ेगी, एक मंथली रिपोर्ट कि कितनी कंप्लेंट्स इनके पास रिसीव हुई हैं और उनका रिड्रेसल का स्टेटस क्या है, मतलब कि कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुई है कि नहीं हुई उसका स्टेटस। और जो न्यूज पब्लिशर्स होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए 3 लेवल्स हैं। एक सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जिसको रिटायर्ड जज या फिर एमिनेंट पर्सन हेड करेंगे। एक ओवरसाइट हम लोग को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से देखने को मिलेगी और कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस और ग्रेवियंस कमेटी भी इसके अंदर शामिल हम लोग को देखने को मिल रही है। और जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं जिनके पास 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं, उन्हें सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी जो है वो कंसिडर किया जाएगा नए नॉर्म्स के तहत, राइट। इन्हें महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थता माना जाएगा, राइट, नए नॉर्म्स के तहत। और नॉन कंप्लायंस के केस में क्या होगा, यानी कि अगर ये अनुपालन नहीं करते हैं, मतलब कि फॉलो नहीं करते हैं नियम को, तो जैसे कि सोशल मीडिया जायंट्स है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मैसेंजर, तो इन्हें बैन कर दिया जाएगा अगर ये कंप्लाई नहीं करते हैं न्यू आईटी रूल्स के साथ। तो ये वाली बात भी यहां पर बताई गई है। और इसके अलावा जो इनको इंटरमीडिएटरीज का जो स्टेटस मिला है वो भी जो है वो हट जाएगा, छीन लिया जाएगा, राइट। और ये बेसिकली क्रिमिनल एक्शन के लिए लायबल हो जाएंगे, यानी कि आपराधिक कार्रवाई जो है वो इनके खिलाफ की जाएगी, राइट, अगर ये कंप्लाई नहीं करते रिवाइज रेगुलेशंस के साथ। और इससे जुड़ी चिंताएं क्या है गाइस, तो काफी सारी इंडस्ट्री बॉडी जो है उन्होंने सरकार को लिखित में दिया है कि 1 साल का कंप्लायंस विंडो होना चाहिए, पर्टिकुलरली पेंडेमिक के समय पर, यानी कि 1 साल का अनुपालन खिड़की प्रदान करने के लिए लिखा है कि बोला कि 1 साल का समय दो ये सब चीजों को वो करने के लिए, राइट, मैनेज करने के लिए, बनाने के लिए। और देखो एक चिंता वाली बात ये भी है कि इनको सेफ हार्बर प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है इन इंटरमीडिएटरीज को, इन कंपनीज को। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक यूजर है, एक्स यूजर है, उसने कोई आपत्तिजनक कमेंट जो है वो पोस्ट कर दिया, तो उसके कमेंट को पोस्ट करने के लिए वो जो कंपनी होगी, वो जो भी कंपनी हो सकती है सोशल मीडिया कंपनी, वो लायबल नहीं होगी। तो ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है, ये आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत जो है वो इनको इंटरमीडिएटरीज को जो है वो प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा उन्होंने नए नियमों के एक अनुच्छेद पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है जिसके तहत मध्यस्थों द्वारा गैर अनुपालन करने पर कर्मचारियों के ऊपर आपराधिक दायित्व डाला जा सकता है। यानी कि अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं तो उनके एम्प्लॉय के ऊपर जो है वो क्रिमिनल चार्जेस जो है वो लगाए जा सकते हैं। और इन कंपनियों ने व्यवसाय करने में सुगमता को ध्यान में रखते हुए इसे निरस्त करने का आग्रह भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंटरेस्ट में ड्रॉप कर दो, राइट, इन रूल्स को।
और देखो इसमें यह भी कहा है कि जो भी प्लेटफॉर्म्स एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि व्हाट्सएप जो है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि जो ओरिजिनेटर है, मतलब कि जिसका वो मैसेज है, जिसने उस मैसेज को भेजना शुरू किया पॉइंट 1 से, तो उसको जो है वो ट्रेस करने के लिए ओरिजिनेटर ट्रेसेबिलिटी जो है वो शुरू की जाए, राइट। तो इससे क्या होगा, उस प्लेटफॉर्म की जो सिक्योरिटी है वो वीक हो जाएगी, और इसमें हमें देखने को मिलेगा कि एंटायर सिटीजनरी जो है वो ससेप्टिबिलिटी में हम लोग को देखने को मिलेगी साइबर अटैक्स के, राइट। तो साइबर अटैक होने के भी, अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होगा तो साइबर अटैक होने के भी चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा जो डेटा रिटेंशन की मैंडेट की जो बात कही है, उसके कारण इंडियंस का और अब्रॉड में रहने वाले जो यूजर्स हैं उनकी प्राइवेसी रिस्क पर चली जाएगी, राइट। क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क और टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी जो होती हैं, इसको बहुत टाइम लगता है इसको ठीक करने में, और इसकी टेस्टिंग में भी बहुत टाइम लगता है। एकदम से कुछ ही महीनों में या कुछ ही साल में ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो बनती नहीं, इनको थोड़ा सा लंबा जो है वो समय लगता है, इनकी मल्टीपल टाइम्स टेस्टिंग करनी होती है। तो इसलिए ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि इनको थोड़ा 1 साल का विंडो तो एटलीस्ट दिया जाए, जिससे कि अपने सिस्टम को जो है वो रिकॉन्फिगर कर सकें। तो ये वाली चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, हम लोग को बताया जा रहा है कि हाई लेवल मरकुरी का नदियों में पाया जा रहा है। जो नदी हम लोग को ग्रीनलैंड आइस शीट की देखने को मिल रही है, यानी कि ग्रीनलैंड जो है मैप में आप देखेंगे, वर्ल्ड मैप में तो ग्रीनलैंड आपको दिखाई देगा। यूरोप से वेस्ट की तरफ जाएंगे, कनाडा से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो ग्रीनलैंड आपको दिखाई देगा। तो वहां पर जो आइस शीट्स हैं, राइट, बर्फ के टुकड़े जो हम लोग को पानी के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो बताया जा रहा है कि वो जो पानी है वहीं पर ही, तो वहां पर मरकुरी का लेवल जो है वो बहुत हाई बताया जा रहा है। तो एक रीसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि हाई कॉन्सेंट्रेशन मरकुरी का पाया गया है वाटर बॉडीज में, जो कि ग्रीनलैंड आइस शीट की हम लोग को देखने को मिल रही है। पाए गए जो मरकुरी है, पारा जो है, उसके स्तर की बात करें, उसके लेवल की बात करें, तो टिपिकल तौर पर नदियों में विशेष रूप से घुले हुए मरकुरी की मात्रा लगभग 1 से 10 नैनोग्राम की हमें देखने को मिलती है। मतलब कि किसी ओलंपिक स्विमिंग पूल में नमक कण के आकार के बराबर पारे की मात्रा पाई गई है। मतलब कि जैसे कि जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट आप निकाल के देखेंगे तो जो सॉल्ट जो जितना पतला सा उसका ग्रेन, छोटा सा ग्रेन होता है, वो मरकुरी, उतना मरकुरी कंटेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो वाटर बॉडीज हम लोग को ग्रीनलैंड आइस शीट की देखने को मिल रही है, तो साइंटिस्ट ने पाया है कि डिसॉल्व मरकुरी का लेवल वहां पर 150 से भी ज्यादा नैनोग्राम का देखने को मिल रहा है। मतलब कि एवरेज नदी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा वहां पर मरकुरी का लेवल बताया जा रहा है। तो क्या रीजन है, ये चीज सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन है कि वहां पर मरकुरी का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है। वहां पर तो ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है, ना कोई एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि हम लोग को ये पोलर एरियाज की तरफ देखने को मिलता है, ये जहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, हैबिटेशन बहुत कम होता है, वहां पर लोग बाग का डिस्टर्बेंस भी बहुत कम होता है, राइट। तो अगर हम बात करें मरकुरी रिच बेड रॉक की, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे पत्थर हैं, राइट, बेड रॉक हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि मरकुरी रिच है, राइट, वहां पर मरकुरी बहुत ज्यादा है, तो वो वहां से टूटे हैं, वेदरिंग उसकी वहां से हुई है, और स्लोली जो ग्लेशियर्स का जो मूवमेंट हुआ, तो उसके कारण से ये जो पार्टिकल्स हैं वो ग्लेशियर में आकर, ग्लेशियर के थ्रू जो है वो मेल्ट हुए और आकर पानी में जो है वो घुल मिल गए, राइट। मतलब कि वहां पर जो पत्थर है, मतलब ग्लेशियर जिस पत्थर के ऊपर विराजमान है, आप ये कह सकते हो कि उस पत्थर पर, उस रॉक पर, उस चट्टान पर मरकुरी है, उसके बेड रॉक पर मरकुरी पाई जा रही है। और जब ये ग्लेशियर मेल्ट हुए और फिर आइस शीट में बने, तब हमें देखने को मिला कि आइस शीट के माध्यम से वहां पर ग्रीनलैंड के आसपास जो मौजूद जो नदी है, तो वहां समुद्र है, यानी कि पानी जो हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर जो है ये मरकुरी पानी के अंदर नजर आई। तो मरकुरी के आने का कारण जो है वो यही वाला बताया जा रहा है। तो देखिए गाइस, आज की डेट में चिंता वाली बात क्या बताई जा रही है, तो अभी तक हम लोग क्या प्रयास कर रहे थे कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण जो है वो मरकुरी एनवायरमेंट में रिलीज ना हो, उसको रोकना है। मतलब कि जैसे इंडस्ट्री से मरकुरी जो है वो पानी में, एनवायरमेंट में रिलीज ना हो, राइट। तो इसको रोकने की बात के ऊपर हम लोग काम करते थे। टारगेट हमारा ये था कि किसी भी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण मरकुरी रिलीज नहीं होना चाहिए। बट अब जब हम देख रहे हैं कि मरकुरी खुद ब खुद ग्लेशियर से, यानी कि एनवायरमेंट से खुद ब खुद जो है वो रिलीज हो रही है, तो इसको मैनेज करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके कारण हमें देखने को मिलेगा कि पानी पल्यूट होगा और धरती जो है वो कंटिन्यूअसली हीट अप होने लगेगी, आइस शीट और ग्लेशियर मेल्ट होने लगेंगे और भी तेजी से,
पहले के मुकाबले। कभी कभी ऐसी घटनाएं जब मैं सुनता हूं तो ऐसा पता नहीं क्यों अब लगने लगता है जैसे कि कोरोना वायरस, फिर इतने सारे वायरसेस वगैरह तमाम तरीके के, फिर ऐसी घटनाएं कि टेम्परेचर लेवल और इंक्रीज हो रहा है, धरती और तपेगी, तो मन में एक चीज आती है कि अब, समझ रहे हो ना क्या आती है? क्या आती है बताओ? कि अब विनाश नजदीक है, अब सब खत्म होने वाला है। कभी कभी ऐसा लगता है मन में मुझे। क्या आप में से किसी और को भी लगता है क्या? तो जरा बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। अब देखिए ये लेटेस्ट डिस्कवरी की क्या महत्व है। तो इस नई खोज से हमें ज्ञात हुआ है, हमें पता लगा हुआ है, हमने समझा है कि हिम नदों यानी कि ग्लेशियर के माध्यम से भी टॉक्सिक पदार्थ का प्रभाव होता है। जो टॉक्सिन्स जो होते हैं ना, वो भी रिलीज होते हैं ग्लेशियर्स के माध्यम से भी। और अब रिसर्चर्स को यह रिसर्च करना होगा कि इन टॉक्सिन पदार्थ जो है इनका जल गुणवत्ता यानी कि वाटर क्वालिटी और जल धाराओं के समीप रहने वाले समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो भी कम्युनिटीज पानी के पास रह रही हैं यानी कि इस क्षेत्र पर रह रही हैं, तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और वाटर क्वालिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इससे गर्म होती दुनिया में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, राइट। और हमें यह भी समझने में मदद मिलेगी कि कैसे ये धरती के जियोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है ये वाली चीज, ये डिस्कवरी, राइट। तो ये चीज है। और बाकी कुछ चीजों के बारे में बात करें मरक्यूरी से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो ये इसका Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है मरक्यूरी को। एटॉमिक नंबर इसका 80 है। सोर्सेज की बात करें पारा की, तो मरक्यूरी जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो कि हवा, पानी और मिट्टी में पाया जाता है। और अगर ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, कि रॉक्स में मरक्यूरी होता है तो वेदरिंग के कारण होता है, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण होता है, जियोथर्मल एक्टिविटीज के कारण होता है, फॉरेस्ट फायर के कारण होता है, और भी काफी सारी चीजें जिसके थ्रू नेचुरली जो है ये एनवायरमेंट में रिलीज होता है। मरक्यूरी ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू भी एनवायरमेंट में रिलीज होता है। मरक्यूरी के टॉक्सिक इफेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। नर्वस सिस्टम पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर, इम्यून सिस्टम पर, इवन लंग्स, किडनी, स्किन और आईज पर भी मरक्यूरी के कारण इफेक्ट पड़ता है। केमिकल ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न, तो मरक्यूरी एक ऐसा केमिकल है जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसे कंसिडर किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टॉप 10 जो केमिकल्स हैं उनमें से एक ये आता है, या ग्रुप ऑफ केमिकल्स में से एक ऐसा है जो कि मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। WHO ने ये वाली बात बताई है। और बात करें मिनामाता रोग की, मिनामाता डिजीज की, तो डिसऑर्डर, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि मीथाइल मरक्यूरी पॉइजनिंग के कारण होता है। तो मीथाइल मरक्यूरी पॉइजनिंग के कारण ये मिनामाता रोग होता है, राइट। पहली बार इसे डिस्क्राइब किया गया था मिनामाता बे में, जो कि जापान के अंदर है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है मिनामाता बे कहां पर है, तो जापान में, आप याद रखिएगा। और ये रोग लोगों में कैसे हुआ था, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो मरक्यूरी निकला था, उस मरक्यूरी को जो है वो फिश ने इनटेक किया, और उस फिश को जब ह्यूमन ने खाया तब उसके बाद उसको ये बीमारी हुई, मिनामाता डिजीज हम लोग को देखने को मिली, मरक्यूरी के कारण होने वाली बीमारी। मिनामाता एक कन्वेंशन भी है, एक एग्रीमेंट भी हमें देखने को मिलता है मरक्यूरी को लेकर। ये ग्लोबल ट्रीटी है ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। जिन भी स्टूडेंट्स ने एनवायरमेंट की क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं, तो आप एनवायरमेंट में ये सब चीजें, ये सब पॉइंट्स भी जो है वो राइट डाउन करते चलो अपने जनरल स्टडीज के नोट्स में। और जिन भी स्टूडेंट ने क्लास अटेंड नहीं करी, आपने अगर एनवायरमेंट के अपने जनरल स्टडीज के नोट्स बनाए हैं तो वहां पर ये सब चीजें डालते चलो, राइट। और ग्लोबल ट्रीटी है ये मिनामाता कन्वेंशन, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, जो एडवर्स इफेक्ट मरक्यूरी के हैं और उसके कंपाउंड के हैं उससे। और ये एग्री किया गया था, 5वां सेशन हुआ था इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी का जेनेवा स्विट्जरलैंड में 2013 में, और फिर ये लागू हुई थी 2017 में। कंट्रोल करना है एंथ्रोपोजेनिक रिलीज ऑफ मरक्यूरी, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो मरक्यूरी जो रिलीज होती है, राइट, तो उसको जो है वो कंट्रोल करना है, राइट। और बताया जा रहा है कि ये मेन चीज है इस कन्वेंशन के अंडर कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण मरक्यूरी एनवायरमेंट में रिलीज ना हो। और ये एक यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी हम लोग को देखने को मिलती है। इवन इस कन्वेंशन में ये भी मेंशन्ड है कि अगर मरक्यूरी को कहीं पर स्टोर किया जा रहा है तो कैसे स्टोर किया जाए, और अगर वो खराब हो जाती है, वेस्ट बन जाती है, तो उसको कैसे प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए, कौन सी उसकी साइट होनी चाहिए, और उसकी साइट पर अगर मरक्यूरी डिस्पोज की जाती है तो उससे जुड़ी हेल्थ इश्यूज जो है वो क्या है। तो ये पूरी चीज जो है वो एड्रेस करने पर भी काम करती है कन्वेंशन। और इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है इस कन्वेंशन को, मतलब कि इंडिया इस कन्वेंशन का पालन करती है, मिनामाता कन्वेंशन का। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना।
अब देखिए व्हाइट फ्लाइज की यहां पर बात हो रही है। व्हाइट फ्लाइज के कारण एग्रीकल्चर को खतरा है, राइट। कृषि के लिए खतरा जो है वो बन गई है सफेद मक्खियां। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक रिसेंट स्टडी के थ्रू पता लगा है कि एक्सोटिक इन्वेजिव व्हाइट फ्लाइज ये हमें बताई जा रही हैं, राइट। एक्सोटिक इन्वेजिव व्हाइट फ्लाई है, इंडिया के अंदर आ गई हैं ये, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो यील्ड है, उपज जो है उसका नुकसान कर रही है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में और फॉरेस्ट्री क्रॉप प्लांट्स में। व्हाइट फ्लाइज छोटी होती हैं, सैप सकिंग इंसेक्ट ये हम लोग को देखने को मिलती हैं, रस चूसने वाली कीट है ये, और भारी मात्रा में हम लोग को वेजिटेबल और ऑर्नामेंटल प्लांटिंग में देखने को मिलती हैं। सब्जियां और सजावटी पौधे जो होते हैं उनमें देखने को मिलती हैं, स्पेशली गर्मियों के समय पर। और ये एक स्टिकी हनी ड्यू को सीक्रेट करती है, यानी कि एक मधुर रस जो होता है उसको निकालती हैं ये, राइट। और इसके कारण येलो या फिर पत्ती की जो है वो डेथ हो जाती है, पत्ती येलो हो जाएगी या तो पत्ती की डेथ हो जाएगी, मतलब कि क्रॉप जो है या प्लांट जो है वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, मर जाएगा। और व्हाइट फ्लाइज कैसे फैलती हैं, तो पहली बार इसका रिपोर्ट जो है वो किया गया था व्हाइट फ्लाइज का। इसका ये साइंटिफिक नेम है एल्यूरोडिकस डिस्पेरसस। तो ये जो है वो आज की डेट में पूरे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर हमें देखने को मिल रही है। सिमिलरली इसी प्रकार की हम लोग को रूगोस स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई देखने को मिलती है, जिसका साइंटिफिक नेम है एलिरोडिकस रूगियो परक्यूलिटस। इसके बारे में 2016 में रिपोर्ट किया गया था तमिलनाडु के पोलाची में, और ये पूरी कंट्री में स्प्रेड हो चुकी है। इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर भी हम लोग को ये व्हाइट फ्लाइज देखने को मिल रही हैं। और एल्यूरोडिकस डिस्पेरसस और एल्यूरोडिकस रूगियो परक्यूलेटस, तो 320 से भी ज्यादा ये डिस्पर्सस है और 40 प्लांट की स्पीसीज से भी ज्यादा ये हम लोग को ये वाली देखने को मिल रही है, रूगियो परक्यूलेटस हम लोग को देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर। और ज़्यादातर ये व्हाइट फ्लाइज की जो प्रजाति हैं गाइस, ये कैरिबियन आइलैंड्स या फिर सेंट्रल अमेरिका से बिलोंग करती हैं। इनके फैलने का कारण जो है वो ये बताया जा रहा है कि जितनी भी इन्वेजिव व्हाइट फ्लाइज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है वेरियस काइंड्स ऑफ फूड को खाने की, मतलब कि हर प्रकार के फूड जो है ये खा लेती है, तो इसके कारण से ये काफ़ी तेज़ी से फैल रही हैं और ये काफ़ी तेज़ी से ब्रीडिंग भी कर रही हैं, यानी कि अपने बच्चे पैदा कर रही हैं काफ़ी तेज़ी से। और जैसे जैसे जो प्लांट्स को इंपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है प्लांट्स का, और ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ती जा रही है, लोग का जो मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक वजह बताई जाती है कि जिसके कारण से ये इन्वेजिव स्पीसीज जो है वो ग्रो कर रही हैं और तेजी से जो है वो फैल रही हैं, और क्रॉप्स को ये व्हाइट फ्लाइज जो है वो डैमेज कर रही हैं, राइट। यील्ड प्रोडक्शन में नुकसान पहुंचा रही हैं, डैमेज करती हैं क्रॉप्स को। अप्रॉक्सीमेटली 1.35 लाख हेक्टेयर्स कोकोनट का और पाम ऑयल का इंडिया के अंदर ये अफेक्ट हुआ है इन्हीं व्हाइट फ्लाइज के कारण। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। और दूसरी इन्वेजिव व्हाइट फ्लाइज जो है ये भी जो है वो अब बहुत सारी जगह पर देखने को मिल रही हैं। जो वैल्यूएबल प्लांट की स्पीसीज है उनको खा रही हैं, राइट। जैसे कि कोकोनट, बनाना, मैंगो, सपोटा, गुआवा, कैशू ऑयल, पाम ऑयल, राइट। और उसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे कि बॉटल पाम, फॉल्स बर्ड पैरासाइट का, और बटरफ्लाई पाम, और भी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट यानी कि जड़ी बूटियों तक को जो है ये नुकसान पहुंचा रही है, उनको अटैक कर रही है, उनको खा रही है, और उनको मतलब प्लांट फेलियर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये इंसेक्टिसाइड्स भी छिड़कने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब कि मतलब कीड़ों को हटाने के लिए इंसेक्टिसाइड जो है वो छिड़का जाता है फार्म में, तो वो भी छिड़कने से इनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि व्हाइट फ्लाइज जो है इनको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसेक्टिसाइड जो है वो इन पर असर नहीं कर रहा है, राइट। और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है। आज की डेट में इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है नेचुरली अकरिंग इंसेक्ट्स के थ्रू, मतलब कि काफी सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि इनको खा लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर ये इंसेक्टिसाइड्स का इनमें असर नहीं पड़ रहा तो क्रॉप में ऐसे इंसेक्ट जो है वो डाल दिए जाए जो कि इनको खा लें, राइट, मतलब कि इनका शिकार कर लें। तो ये वाली बात है। तो प्रीडेटर्स, पैरासिटॉइड्स ये नेचुरली एनिमीज हैं पेस्ट की, और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट पर प्रोवाइड कराती हैं ग्रीन हाउसेस के अंदर और क्रॉप फील्ड के अंदर। और एंटोमोपैथोजेनिक फंगाई हम लोग को देखने को मिलती है जो कि इंसेक्ट को मार देती है, मतलब कि कुछ फंगाई भी हैं जो कि इंसेक्ट को मार देते हैं। तो ये सब चीजें हैं। एंटोमोपैथोजेनिक फंगाई
ये बेसिकली वाइट फ्लाइज को जो है वो मार देती हैं पूरी तरह से, यानी कि उसको जो है वो उस क्षेत्र में आने नहीं देती। और इवन ये लैब में जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है, लैब में उगती है, मास प्रोडक्शन इसका लैब में हो सकता है, और इनको उन जगह पर भेजा जा सकता है जहां पर ये वाइट फ्लाइज जो है वो मौजूद रहती हैं, राइट। और उसके बाद फिर ये एज अ पोटेंशियल प्रीडेटर का काम करती है और पैरासिटॉइड्स का काम करती है और वाइट फ्लाइज को वहां से भगा देती हैं। और ना ही सिर्फ एनवायरमेंटली फ्रेंडली ये है, बल्कि इकोनॉमिकली फिजिबल भी हमें देखने को मिलती है। और दूसरे जो पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप को अटैक करते हैं, तो उनको भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है वाइट फ्लाइज को जो है वो हटाने के लिए, भगाने के लिए। और देखिए फॉल आर्मी वॉर्म अटैक भी हमारी कंट्री में हुआ है। ये भी एक प्रकार का डेंजरस ट्रांस बाउंड्री इंसेक्ट है जो कि काफी तेजी से फैलता है, राइट। और इंटरनेशनल यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है ये जाता है, फैलता है। 2020 में डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर ने आर्मी वॉर्म अटैक जो है वो रिपोर्ट किया था, राइट, आर्मी वॉर्म अटैक। और ये नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में आसाम के अंदर हमें देखने को मिला था, रिकॉर्ड किया था। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी ग्लोबल एक्शन फॉर FAW कंट्रोल यानी कि फॉल आर्मी वॉर्म अटैक कंट्रोल को जो है वो उसके रिस्पॉन्स के तौर पर इंटरनेशनल थ्रेट भी जो है वो बताया था कि इंटरनेशनली ये कीड़े से जो है वो खतरा है, क्योंकि ये कीड़ा जो है वो पूरी की पूरी फसल जो है वो रातों रात नष्ट कर देता है। इसके अलावा टिड्डियों का हमला तो आप जानते ही हैं, लोकस्ट इन्वेजन कुछ समय पहले ही हुआ है। लोकस्ट बेसिकली माइग्रेटरी इंसेक्ट है जिसे टिड्डी जो है वो कहा जाता है। मेनली ट्रॉपिकल ग्रास हॉपर्स ये होती हैं और बहुत तेजी से ये फ्लाई करती हैं, राइट। और काफी सारे वीडियोस भी आए थे इससे रिलेटेड, तो टिड्डी अटैक से रिलेटेड तो बहुत भारी संख्या में आ गई थी, ये दिल्ली के आसपास भी नोटिस की गई थी, राइट। और ये ऑर्डिनरी ग्रास हॉपर जो होते हैं ना, जो ऑर्डिनरी टिड्डे जो होते हैं उससे ये थोड़े से अलग होते हैं, राइट। इनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है, राइट। और ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। लोकस्ट अडल्ट जो होते हैं वो अपने खुद के वेट के बराबर जो है वो खाना खाते हैं, यानी कि जितना उनका वेट है उसके बराबर जो है ये पूरा खाना खा लेते हैं। मतलब कि फ्रेश वेजिटेशन को एक दिन में, मतलब कह सकते हो आप 2 ग्राम फ्रेश वेजिटेशन एक दिन में एक टिड्डा जो है वो निपटा सकता है, राइट, खराब कर सकता है। और ये आते बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में। और टिड्डियों का एक बहुत ही छोटा सा झुंड भी एक दिन में उतना भोजन करता है जितना कि लगभग 35,000 लोग कर सकते हैं, जो फसलों और खाद्य सुरक्षा के लिए विनाशकारी है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये लोकस्ट अटैक के बारे में। कभी कभी पूछ लिया जाए कि एग्रीकल्चर को किस चीज से खतरा है, तो ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब मैंने एग्रीकल्चर के टॉपिक को इतना डिटेल में इसलिए भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि पिछले 2-3 सालों में एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। और पिंक बॉल वॉर्म की अगर हम बात करें तो इसको पैक्टिनोफोरा गॉसिपिला के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी एक इंसेक्ट है, राइट। और ये कॉटन फार्मिंग में पेस्ट के तौर पर हमें देखने को मिलता है, मतलब कि कपास की खेती को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है। पिंक बॉल वॉर्म जो है ये एशिया का नेटिव है, मतलब एशिया में पाया जाता है ये, और इन्वेजिव स्पीसीज बन चुका है ये, क्योंकि पूरे दुनिया भर में जहां जहां पर भी कॉटन उगती है वहां पर जाकर ये आक्रमण जो है वो कर देता है। और आज की डेट में जो है वो क्या करना चाहिए गाइस इस प्रकार की इन्वेजिव स्पीसीज को लेकर, तो इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनको मॉनिटर कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए कि किन किन प्लांट्स को ये खाती हैं, किन किन एरियाज पर ये जाती हैं, कहां पर इनका मूवमेंट है। और फिर कुछ नेचुरल एनिमीज को लाना चाहिए, मतलब कि बायो कंट्रोल प्रोग्राम चलाने चाहिए कि इनको अटैक करने वाली दूसरी प्रजातियों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, जिससे कि अगर इनका हमला होता है तो तुरंत दूसरी प्रजातियों को छोड़ दें जो कि इनके दुश्मन होते हैं, जो कि उनको अटैक कर दें, राइट, जैसे कि नेचुरली जो है वो इनको मारा जा सके, खत्म किया जा सके, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। और इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है। आपके लिए पॉलिटी का कोर्स मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है, राइट, और एक एनवायरमेंट का कोर्स है। ये पॉलिटी और एनवायरमेंट का कोर्स मैं ही प्रिपेयर कर रहा हूं, तो इन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। CSET का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, हिस्ट्री का पूरा कोर्स कंप्लीट एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अवेलेबल है, सभी के डेमोज अवेलेबल हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आपका है तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। UPSC 2021 की जो टेस्ट सीरीज है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। करंट अफेयर्स का PDF पेड पैकेज आप ले सकते हैं, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की PDF मिलती है, हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है, रिवीजन के लिए आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। और एक ऑफर भी है जिस ऑफर का आप उपयोग कर सकते हैं। और एक आपको अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए मंथली बेसिस पर, तो वो फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हैं। और अगर कोई समस्या आती है तो यहाँ पर नीचे जो है वो मेरा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस नंबर पर जो है वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या
टेलीग्राम के थ्रू। बाकी पूरी चीज़ जो है वो स्लाइड पे लिखी हुई है, स्लाइड पे चीज़ों को देखकर जो है वो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने आपको बताया कि 9713282838 इस मेरे नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, कोई भी समस्या आती है तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।